जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं आप लोगों को 5 पार्ट्स में बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने गति एवं गति के प्रकार, हम लोगों ने बल एवं बल के प्रकार पढ़े थे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, मापन मात्रक वगैरह सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। शुरू में ही मापन मात्रक पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन आज हम लोगों का क्या टॉपिक रहेगा, गति के नियम। मैंने जब आप लोगों को बल पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि जब बल पढ़ाते हैं तभी इंसान गति के नियम पढ़ा देते। बल का एक शॉर्ट में बस बता देते कि बल ये होता है कहानी, लेकिन मैंने बल पे 2 पार्ट्स आप लोगों को बताया, 2 पार्ट डाले। आज हम लोग गति के नियम पढ़ने वाले हैं। गति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, गति क्या होती है, गति की कितनी अवस्था होती है, सारी चीजें, दिशा क्या होता है, सदिश राशि अदिश राशि, वो सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए आप क्लिक करके। तो गति के नियम की यदि हम लोग दोस्तों बात करें तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन साहब जो है हमारे, इसके अलावा गैलीलियो साहब है, इन दोनों ने गति के नियम के बारे में बताने की कोशिश करी थी, लेकिन न्यूटन इसमें सबसे ज्यादा सक्सेस हुए। गैलीलियो के बारे में आप लोगों को नोट्स में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊं, गति के नियम पर विस्तृत अध्ययन किया था न्यूटन ने, और इनकी पुस्तक थी कौन सी, पहले तो ये ब्रिटेन के थे। न्यूटन कहाँ के थे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, कभी पूछ ले आप लोगों से। तो इनकी जो पुस्तक थी मैथमेटिका प्रिंसिपिया, उस मैथमेटिका प्रिंसिपिया में इन्होंने क्या करा, गति के 3 नियमों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करा, और जीएफ गर्लफ्रेंड के बारे में, है ना, गर्लफ्रेंड के बारे में अध्ययन इन्होंने मतलब किताबों में लिखा। अब आप बोलोगे जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन्होंने बताया। अब इनकी जो पुस्तक थी मैथमेटिका प्रिंसिपिया, उसी में इन्होंने गति के 3 नियम दिए और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी बताया इन्होंने। और ये जो बुक थी मैथमेटिका प्रिंसिपिया, ये 1687 में प्रकाशित हुई थी। ये अपने को ध्यान रखना है, न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है, मैथमेटिका प्रिंसिपिया, है ना, ये हमको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बात आप लोगों को याद रह जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम, हम बहुत ही विस्तृत से समझते हुए चलेंगे चीजों को। न्यूटन की गति का यदि हम लोग पहले नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो न्यूटन की गति का पहला नियम बहुत सिंपल है, दूसरा नियम थोड़ा सा दिक्कत देता है, और तीसरा नियम और सिंपल है। तो यदि हम लोग बात करें न्यूटन की गति के पहले नियम के बारे में, तो न्यूटन की गति का पहला नियम यह कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मस्ती मत करो यहाँ पर बैठ करके, सामने मेरा लिंक टूटता है ना, ये कैमरामैन साहब इधर से उधर फालतू काम करते हैं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, ये न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब यहां पर क्या हुआ कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो जब गति और बल पढ़ते हैं तो यही कहीं बल पढ़ा के कहानी खत्म करते, लेकिन बल मैंने विस्तृत पढ़ा है। तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाएगा, क्या मतलब है, जैसे कि मेरे हाथ में ये क्या है भाई, यहां पर सपोज करिए, अब मेरे हाथ में क्या रखूंगा मैं, मान लीजिए ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, मान लो ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में, मतलब ये टेबल है, मेरे हाथ टेबल मान के चलो कि मार्कर इसके ऊपर रखा, ये विराम अवस्था में, इसको उठाया और यहां से दूसरी जगह रखा। तो अब मैंने इसके ऊपर उठाया, बल लगाया, मतलब बल क्या है, एक धक्का और एक खिंचाव है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अपकर्षण और अभिकर्षण, पुल और पुश। तो बल की यहां से हमको क्या परिभाषा मिलती है, मतलब पहला फैक्ट आपको मिलता है कि पहले नियम से हमको क्या मिलती है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। तो बोले बल सर क्या है, तो बल इज अ फोर्स इज अ पुल और पुश, बल एक धक्का और खिंचाव है, या अभिकर्षण और अपकर्षण है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। इसी को हम लोग दूसरा फैक्ट यहां से मिलेगा, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, या फिर तीसरा फैक्ट आपको नियम मिलेगा क्या, इसको हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, तो इसको गेलिया बोलता था मैं, गेलिया हम लोग जब याद करते थे, गैलीलियो गैलीलाई, है ना, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, मतलब पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ठीक है चलो गैलीलियो बीच में कहां से आ गए, न्यूटन का पहला नियम है, तो जड़त्व के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था किसने, गैलीलियो ने, इसीलिए इसको हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब आप बोलोगे कि जड़त्व क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग जड़त्व को समझेंगे यहां से, क्योंकि भाई पहला नियम हम लोगों को पता चल चुका है कि विराम अवस्था में रहेगी तो विराम में ही है, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, बाह्य बल नहीं लगाते। तो इसको जड़त्व का नियम तो कह दिया, लेकिन जड़त्व है क्या चीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब जड़त्व क्या चीज है, जड़त्व क्या चीज है पहले हम लोग देख ले। जड़त्व क्या है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी गति या विराम की जो अवस्था है
उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। या गति क्या बोलते हैं, जड़त्व क्या चीज है, वस्तु का वह गुण है जिसमें वह स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। बात को समझने की कोशिश करना। जड़त्व क्या है, वस्तु का वह गुण है, जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसमें वह स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ है। स्वतः परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है। असमर्थ है मतलब जैसे कि आप सामने मुझे देख रहे हो, ये बोर्ड लगा हुआ आप लोगों के सामने, जस्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो लगा है तो लगा है, मतलब लगा है तो लगा है। अब इसका क्या करेंगे, अब इस बोर्ड को यदि निकालना है तो इसके ऊपर मुझे हाथ लगा के निकालना पड़ेगा। मतलब ये वस्तु का गुण है कि वह स्वतः परिवर्तन का विरोध करने में क्या बोलते हैं, स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, या फिर वो अपने परिवर्तन का विरोध करती है। अब आप बोलोगे कि परिवर्तन का विरोध कैसे करेगी, तो जड़त्व क्या हो गया, वस्तु का वह गुण जिससे वह स्वतः ही अपने परिवर्तन करने में असमर्थ है, वो खुद परिवर्तन नहीं कर सकती। अभी समझाऊंगा, पहले अपन देखते हैं भाई, एक अच्छा काम करो, पहले समझ लो। जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपना हिसाब से पढ़ना है, पढ़ के आप लोग निकल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मार मार के पढ़ाना पड़ता है। तो कुछ क्या हो गए, एकदम परिवर्तन कर लेते हैं, खुद अपने हिसाब से जैसे बोला तो पढ़ लिए, और कुछ लोगों को मार मार के परिवर्तन करवाना पड़ता है, खुद से कभी परिवर्तन नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, परिवर्तन करने का काम नहीं। तो ये मार्कर रखा है तो मार्कर यहीं पर रखा रहेगा। मतलब क्यों रखा रहेगा, क्योंकि इसमें स्वतः परिवर्तन करने की कोई शक्ति नहीं है, ये स्वतः परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है। इसीलिए हम लोग जड़त्व को टाइप वाइज पढ़ते हैं कि जड़त्व के कितने प्रकार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जड़त्व के 3 प्रकार है। एक तो होगा हमारा विराम का जड़त्व, ठीक, एक हो गया हमारा क्या, विराम का जड़त्व। दूसरा हो गया हमारा क्या, गति का जड़त्व। तीसरा हमारा क्या हो गया, गति का जड़त्व। और तीसरा हमारा क्या हो गया, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, ये हम लोगों को याद रखना है। अब इंग्लिश में यदि हम लोग बात करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया हो गया, मोशन ऑफ इनर्शिया हो गया, और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया हो गया। या अलग अलग किताबें इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताती है। तो 3 प्रकार का हो गया, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये 3 प्रकार का जड़त्व है। अब विराम का जड़त्व क्या, गति का जड़त्व क्या और दिशा का जड़त्व क्या, पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। जड़त्व के उदाहरण हम लोग देखेंगे, गति के पहले नियम के यदि हम लोग उदाहरण देखने की कोशिश करें तो विराम का जड़त्व क्या होता है, विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वह अपने विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कि ये मार्कर है तो ये विरोध जरूर करेगा, आपका विरोध जरूर करेगा, क्योंकि ये भाई विराम में ही रहना चाहता है। वस्तु का वह गुण जिसमें वो विराम में ही रहना चाहता है और विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वो विराम का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसमें क्या है, वो गति में रहता है और गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। कौन सा, गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जो, जैसे आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं और पूर्व दिशा में जाए और अचानक से अपन ने गाड़ी मोड़ी, तो उसमें होने वाले परिवर्तन का जो विरोध होगा वो क्या कहलाएगा, दिशा का जड़त्व कहलाएगा। मतलब जो भी इनमें परिवर्तन किया जा रहा है उसका विरोध कहीं ना कहीं ये लोग करेंगे। तो करेंगे कैसे करेंगे, तो भाई एक तो विराम का जड़त्व हो जाएगा, एक गति का जड़त्व हो जाएगा और एक दिशा का जड़त्व हो जाएगा। तो वस्तु का अपने विराम की अवस्था में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, अब उसको रोकना चाह रहे हो तो पहले परिवर्तन करेगा, वो पहले विरोध करेगा, पहले परिवर्तन करने के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया, कुछ भी करा, तो वो आपका विरोध करेगा। पहले भाई मैं गति में हूं तो मैं गति में ही रहना चाहता हूं, मैं विराम में हूं तो मैं विराम में ही रहना चाहता हूं, मैं विरोध करूंगा। दिशा में हूं तो दिशा में ही रहना चाहता हूं। अब इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। देखो भाई, जड़त्व के डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको 10 एग्जाम्पल रहते हैं या 5 एग्जाम्पल, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से आपको समझाते हैं और अलग अलग शिक्षक आपको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। थोड़ा सा मैं चीजों को क्या डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कैसे, ताकि आपको केवल जड़त्व ही पता ना हो, आपको विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व भी पता हो। पहले हम लोग विराम के जड़त्व का पहला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें। पहला एग्जाम्पल, जैसे ठहरी हुई बस के अचानक चलने पर, जैसे कोई बस है या ट्रेन है, ठहरी हुई है या गाड़ी है, ठहरी हुई बस की, यही एग्जाम में आता है डायरेक्टली। ठहरी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री उसमें खड़ा है तो वो अचानक से क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। यात्री अचानक से क्या होता है, परिवर्तन का विरोध कर रही है और यात्री क्या है, अचानक से झुक जाता है। अब यार अपन बात करें, पीछे की ओर गिर जाता है। जैसे कि ये बस है, सपोज करिए, मान लो ये बस है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है, ये कंडक्टर चला रहा है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ मान लो। तो ठहरी हुई बस है और जैसे ठहरी हुई बस के अचानक जो है अपन चलने का काम कर रहे हैं, ठहरी हुई बस के अचानक चलने पर गाड़ी में खड़ा यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाता है ना, पीछे की ओर गिर जाता है, या बैठा यात्री भी पीछे की ओर गिर जाता है। तो कैसे, तो विराम के जड़त्व के कारण होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बस के अचानक चल देने पर उसमें खड़ा हुआ यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, तो किस कारण से,
तो जड़त्व के कारण होता है। लेकिन आजकल डिटेल में चीजें पूछी जा रही है, तो किसके कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण अगर आए तो मैं समझाता हूं कैसे। एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर उसके बाद केवल एग्जाम्पल देके कहानी खत्म करूंगा। बस खड़ी हुई है, उसके अंदर आदमी बैठा हुआ है या उसके अंदर आदमी खड़ा हुआ है, और वो अचानक से क्या हो गई, चलने लग गई। ठहरी हुई बस अचानक से चलने लग गई, तो आदमी पीछे की ओर एकदम से गिरा, पीछे की ओर एकदम से झुका वो। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, बस खड़ी थी, उसके अंदर आदमी खड़ा था, बैठा था। तो आदमी खड़ा या बैठा है तो वो बस विराम अवस्था में है। हमारी पूरी बॉडी कैसी है, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में थी हमारी पूरी बॉडी, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा पूरा, वो बस के साथ संपर्क में है। बस ऐसी है, मान लो ये बस यहां पर, और बस के साथ में एक आदमी खड़ा हुआ है और वो बस के साथ में संपर्क में है। तो बस भी अभी विराम अवस्था में और ये भी विराम अवस्था में। लेकिन जब जैसे ही बस गति में आती है तो नीचे वाला हिस्सा तो गति में आ जाता है, क्योंकि वो बस के साथ में संपर्क में है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी विराम में रहना चाहता है, क्योंकि वो क्या करता है, उस जड़त्व का काम क्या, हमेशा वो विरोध करेगा। तो वो विराम में था, उसको गति में लाने की कोशिश करी तो वो विरोध करेगा, और विरोध करा तो पीछे झुक गया एकदम से। तो ये क्या हो गया, विराम का जड़त्व। बस में बैठा यात्री अचानक से बस के चल पड़ने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, विराम का जड़त्व। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया यहां वाला। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें, कंबल को यदि हम लोग डंडे से या किसी चीज से पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण गिर जाते हैं। ये किसके कारण होता है, विराम के जड़त्व के कारण होता है। एक और बार समझ लो ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। हालांकि आपको याद सिर्फ इतना रखना है भाई, क्या याद रखना है, एक तो बस वाला चल पड़ने पर, और दूसरा ये कंबल वाला आप लोगों को याद रखना है ना, कंबल वाला। ये क्या याद रखना आपको, किसके कारण होते हैं, तो जड़त्व के कारण होते हैं। और अगर डी पूछ लिया तो विराम के जड़त्व के कारण। जैसे मान लो ये अभी थोड़ी देर के लिए मान लो ये अपना मार्क, ये क्या है अपना कंबल है, कंबल ही जैसा दिख रहा हो तो डस्टर है अपना। इसको मैंने यूं झटकारा यहाँ से, यूं झटकारा। तो जब मैं इसको झटकारूंगा, ऐसे करके झटकारूं या कैसे भी झटकारूं या डंडे से पीटूं इसको, तो इसमें जो धूल के कण है वो गिर जाते हैं। तो वो किसके कारण गिरते हैं, तो विराम के जड़त्व के कारण गिरते हैं। आपने ये हर किसी ने पढ़ा होगा कि विराम के जड़त्व के कारण होता है, लेकिन कुछ लोगों ने ही पढ़ा होगा कि इसका पीछे का रीजन क्या है। तो विराम के जड़त्व के कारण गिरते हैं। देखो दोस्तों, अपन ने जैसे कंबल को झटका और कंबल को पीटा, तो कंबल तो क्या हो गई हमारी, विराम में थी तो वो गति की अवस्था में आ गई। लेकिन धूल के कण अभी भी वहीं पर चिपके रहना चाहते हैं, तो धूल के कण विरोध करते हैं इस बात का और वो वहीं रहते हैं, और कंबल हमारी आगे निकल जाती है। और जैसे हम झटकते हैं तो वो धूल के कण क्या होते हैं, भारी होने के कारण नीचे गिर जाते हैं, धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो अभी भी विराम में ही रहना चाहते थे धूल के कण, क्योंकि हम लोगों ने कंबल को पीटा तो वो नीचे गिरे। ठीक है भाई। तीसरे एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें, नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहे हैं सारी चीजें, कॉम्पिटिटिव जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद में बात करें, जैसे हम पेड़ की शाखा को हिलाते हैं एकदम से, तो फल क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। ठीक, अब न्यूटन की गति के नियम से पहले आप लोगों ने ये बात देखी होगी कि न्यूटन के ऊपर सेवफल गिरा, और सेवफल गिरने के बाद में उसको पता चला। तो पता आप लोगों को भी यही चीजें हैं कि आप लोगों को अंदर से जागना है, अगर नहीं जागे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये तो क्या हो गया हमारा, कौन सा वाला हो गया एग्जाम्पल, पेड़ की शाखा वाला। पेड़ की शाखा को हमने जैसे हिलाया तो फल गिरना स्टार्ट हुए। फिर यदि चौथा वाला एग्जाम्पल देखें तो खिड़की का शीशा जो है वो चटक जाता है। कब, जब हम लोग गोली मारते हैं, खिड़की का शीशा गोली मारने पर चटक जाता है। ये 4 एग्जाम्पल हो गए। मान लीजिए ये शीशा है, कांच है, और यहां से बंदूक की गोली चलाई पप करके एकदम से, तो आपने देखा होगा कि उसमें छेद हो जाता है, एज इट इज पूरा छेद हो जाता है, और कांच तिड़कता नहीं है। इसके पीछे का क्या रीजन है, तो इसके पीछे का रीजन है जड़त्व। लेकिन कौन सा जड़त्व, तो विराम का जड़त्व। अगर आपसे पूछे तो इसको भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ये गोली, बंदूक की गोली छूटी और यहां से गई, तो ये क्या हो गया, अंदर धस गई और इसमें एक छेद हो गया। लेकिन अगर आप पत्थर मारोगे, बोलते हैं ऐसा कि अगर पत्थर मारा जाए तो कांच क्या होता है, तिड़क जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, तो जड़त्व का, और कौन सा, विराम का जड़त्व। अब आपने जैसे ही किसी चीज को क्या करा, गोली से, बंदूक से गोली चलाई और कांच पे आपने डाला, तो दोस्तों उसकी वेलोसिटी सबसे पहली बात तो ज्यादा है, और दूसरा ये है कि कांच हमारा जैसे बड़ा है, तो ये जो कांच है अभी विराम अवस्था में है, और यहां पर गोली टकराई, तो यहां पर गोली टकराई तो ये विराम में है, और ये गोली क्या है, गति की अवस्था में। तो इतना हिस्सा क्या हो गया, गति की अवस्था में आ गया, जैसे इसके गति की अवस्था में है। लेकिन बाकी हिस्सा तब तक सोच रहा है क्या, कि हम विराम की गति, जो हमारे अंदर गति की अवस्था लाने के प्रयास किया जा रहा है, उसका विरोध करें। तो वो विरोध करने का काम करता है। लेकिन गोली की स्पीड कैसी होती है, तेज होती है। तो इतना हिस्सा क्या हो गया, गति की अवस्था में आ गया और छेद हो गया। पत्थर की स्पीड कैसी है, कम है। तो जैसे ही हम लोग मारने का कोशिश करते हैं, तो ये वाला हिस्सा और पूरा कांच ही क्या करता है, उसका विरोध करने का काम करता है, और कांच पूरी तरीके से तिड़क जाता है, क्योंकि वो विराम में ही रहना चाहता है। अब मेरी बात को सुनो, आप में से कई लोग एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, एनटीपीसी, अलग अलग वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे।
कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ इधर से छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव उठाया, उधर से उठाया और पंचवर्षीय योजना में बच्चों का नाम लिखवा देते हैं। क्योंकि अपना भी नाम पंचवर्षीय योजना में लिखा गया भाई, तो बच्चों का भी नाम पंचवर्षीय योजना में लिखाओ। पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को नाम नहीं लिखाना है। लोग हालांकि बाद में सीख जाते हैं कि भाई आजकल क्या है, तरीका चेंज हो चुका है, 2016 का अलग पैटर्न था, 2020 का अलग पैटर्न है, चीजों को विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। तो आप में से कई बच्चे कैसे होंगे कि अभी भी बैठे हुए हैं, नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो उनको अपन कुछ भी बोल दो, विराम में ही रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, अपना को विराम में ही रहना, भाई कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मान लो उनमें से 2 बच्चे भी अगर सीख गए कि यार सर ने कुछ बोला, गोली चलाई है, तो अपन भी आ जाओ क्या, गति की अवस्था में, तो तिड़केगा नहीं, लेकिन वो वहीं बैठा रह जाएगा। तो ये विराम की अवस्था हो गई, समझा। गति की अवस्था की यदि बात करें, गति की अवस्था, गति का जड़त्व, सॉरी गति की अवस्था क्या, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व है, यदि कोई वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी और अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। अब गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है, चलती हुई बस या ट्रेन। हमेशा यही आता है, चलती हुई बस या ट्रेन। चलती हुई बस या ट्रेन के अचानक रुकने पर उसमें बैठा हुआ यात्री एकदम से क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। अब आपको क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट कोई व्यक्ति इतना बता के निकल जाता है कि उसमें बैठा यात्री जो है आगे या पीछे की ओर झुक जाता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, तो भाई जड़त्व का रीजन है। लेकिन अगर अपना क्या हो रहा है कि पीछे की ओर झुक रहा है, उसमें बैठा यात्री या फिर खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक रहा है, तो वो विराम का जड़त्व है। लेकिन चलती हुई जो बस है, जो गति की अवस्था में, सॉरी क्या बोलते हैं, गति में चल रही है, और उसमें जो बैठा यात्री है वो एकदम से आगे की ओर झुक रहा है, तो वो किस वजह से झुक रहा है, तो गति के जड़त्व के कारण झुक रहा है। गति के जड़, माफ करता हूं, बार बार मेरे से गति की अवस्था निकल रहा है, माफी चाहता हूं, सॉरी माफ करता हूं, क्या माफी चाहता हूं, देखो आज गलतियां थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। गति का जड़त्व, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, और बैठा बैठा क्या हुआ, एकदम से ब्रेक लगा, एकदम से ब्रेक लगा तो क्या होता है, वो आगे की ओर झुक जाता है। अब क्यों होता है भाई, ये बस है, ये क्या है, मोशन की अवस्था में ये सीट है, और इसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, अपना माथा टिका के आराम से बैठे हुए, हम लोग आराम से बैठे, और एकदम से क्या होता है, बस ने ब्रेक लगाया तो आगे की ओर झुक जाएंगे। तो किसके कारण होगा, वो गति के जड़त्व के कारण होगा। और पीछे की ओर है तो बस खड़ी हुई, जब बस खड़ी हुई है तो विराम में है, चल रही है तो गति में, सिंपल सा फंडा है, गति के जड़त्व के कारण होता है। अब आप पूछोगे रीजन क्यों, तो आप लोग बोलोगे कि रीजन क्या है सर, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा बस चल रही है और हमारा शरीर भी अभी भी गति में है, तो नीचे वाला हिस्सा बस के संपर्क में होने के कारण गति में रहता है, तो जैसे ही बस रुकी वो विराम में आ जाता है, क्योंकि वो भी बस के संपर्क में है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा हमारा बस के संपर्क में न होने के कारण अभी भी गति की अवस्था में रहना चाहता, अभी भी गति की अवस्था में रहना चाहता, तो आगे चले जाएगा, न कि पीछे आएगा, आगे चले जाएगा, तो अभी भी गति की अवस्था में आएगा। आगे बात करें, चलती हुई ट्रेन से कूद पड़ने पर अचानक यात्री क्यों गिर पड़ता है, या क्यों गिरने के पीछे का क्या रीजन है, तो भाई विराम, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व होना चाहिए। ट्रेन से आदमी एकदम से कूदा तो आपने देखा होगा कि कई बार आगे तक चले जाता है वो, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, गति का जड़त्व का रीजन है। भाई अपना जो शरीर है अभी भी गति में ही रहना चाहता है। जैसे हम नीचे कूदे तो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा वो क्या हो गया, विराम की अवस्था में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी गति के उसमें जाना चाहता। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोग दौड़ने का काम करते हैं और आगे निकलने का काम करते हैं, तो ये विराम के जड़त्व के कारण होता है। याद रखिएगा, कभी कोई कंडीशन फंस जाए लाइफ में, ऐसा हो कभी, तो हमेशा ध्यान रखना कि एकदम से मत रुकिएगा कभी भी। कभी कभी छोड़ते हैं, ट्रेन बहुत धीरे हो गई, कूद जाते हैं, तो कूदते हुए भी आगे निकल जाते हैं, तो थोड़ी देर रनिंग करिए, दौड़िए, कभी भी नहीं गिरेंगे। याद रखिएगा, अपन ने ये पढ़ा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ाया था कि पुताई करेंगे तब हम पेटी कैसे निकालेंगे बाहर की, दीवान कैसे निकालेंगे, समय बताते चलना कितना हो गया। आगे यदि हम लोग एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें कि एक लंबी कूद का जो धावक होता है, लंबी कूद का धावक क्या करता है, लंबी कूद का अगर धावक है तो पहले दौड़ेगा, बहुत तेज दौड़ेगा, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, आगे कूद पड़ेगा। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, यही रीजन है, गति का जड़त्व। क्यों गति का जड़त्व है, दौड़ते दौड़ते यदि वो आया, हाँ दौड़ते दौड़ते यदि वो आ रहा है, मान लो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, तो वो जब दौड़ेगा तो वो गति का जड़त्व भी उसके साथ जुड़ जाएगा और आगे निकल जाएगा एक समान। बस ये चीज हम लोगों को याद रखना है, इतना क्लियर हो गया। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व क्या है, जैसे ही आपने देखा कि भाई दिशा का जड़त्व, यदि हम लोग देखें दिशा के जड़त्व का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, कोई बस चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, और अचानक ट्रेन तो क्या चलेगी, ट्रेन चलेगी तो वो दिशा एकदम से नहीं कुछ भी चेंज होगा, लेकिन बस के बारे में एग्जांपल आता है। जैसे बस चल रही है, उसमें बैठा यात्री अगर दाईं ओर मोड़ता है बस को, तो वो बाईं ओर चले जाता है, तो ये दिशा का जड़त्व, मतलब वो जिस दिशा में उसी में रहना चाहता है। मतलब इधर मोड़ा तो वो इधर झुका, क्यों झुका, क्योंकि वो वहीं रहना चाहता, वो इधर जाना ही नहीं चाहता, इसी वजह से वो इधर झुका जाता है, तो दिशा के जड़त्व के कारण होता है।
एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अभी आपसे पूछ ले कि भाई जड़त्व तो डायरेक्ट लगा दोगे, लेकिन विराम का, गति का, दिशा का सबको समझ में आ गया होगा। वृत्ताकार पथ पर हमने एक डोरी बांध ली और बम 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 करके घुमा रहे हैं, और ऐसे घुमाते घुमाते मान लो अचानक से हमारे हाथ से छूट जाए, तो ये क्या होगा, हम वृत्ताकार पथ पर उसको घुमाए जा रहे हैं। मान लो कि वो यहाँ से छूटी एट अ पॉइंट, तो ये जो टेंजेंट है यहाँ से, इसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, यहाँ से वो सीधे इधर जाएगा, है ना, न कि वो घूमने लग जाएगा। जैसे हमारे ऊपर साइकिल चलाते हैं तो वो जो मडगांड लगाते हैं, कीचड़ लगाते हैं, तो सब दिशा के जड़त्व के कारण ही चीज़ें। फिर उसके बाद में हथौड़े का जैसा हत्ता रहता है, जैसे मान लो ये हथौड़ा है और इसको हम क्या करते हैं, जब ढीला हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार आपके घर पे काम चला तो ढीला हो जाता है, तो इसको ठोकने का काम करते हैं। तो ठोकने का काम नीचे की साइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो हथौड़े का हिस्सा वो नीचे की ओर आता है, वो टाइट होता है, तो वो किसके कारण होता है, दिशा के जड़त्व के कारण होता है। आई थिंक सबको समझ आया होगा कि दिशा का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो गति का पहला नियम हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं भाई, गति का दूसरा नियम समझने की कोशिश करते हैं कि गति का दूसरा नियम क्या होता है। गति का जो सेकंड लॉ होता है, गति का सेकंड लॉ, गति का दूसरा नियम, है ना, गति का सेकंड नियम, दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम समझने से पहले हम लोगों को दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक तो संवेग को समझना पड़ेगा और एक आवेग को समझना पड़ेगा। हालांकि आप आवेग को नहीं भी समझोगे तो आपका काम बन जाएगा। एमपीपीएससी वालों 3 मार्क्स में लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। गति का सेकंड नियम क्या बोल रहा है, संवेग मतलब मोमेंटम और आवेग मतलब इम्पल्स। मोमेंटम के लिए हम पी से डिनोट करते हैं, है ना, तो ये हम लोगों को याद रखना है। कहाँ चले गए, संवेग और आवेग की यदि हम लोग बात करें तो संवेग क्या चीज़ है, आवेग क्या चीज़ है। अगर आप आवेग को नहीं समझते तो ऐसा नहीं है कि आपको गति का दूसरा नियम नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाता हूँ साथ में। भाई संवेग क्या होता है, आपने संवेग सुना होगा कि संवेग वो क्या चीज़ है, P = mv होता है। मतलब P = mv मतलब मोमेंटम, संवेग = द्रव्यमान गुना वेग होगा। संवेग क्या होगा, वेग द्रव्यमान और वेग के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ, लेकिन इसको किसी ने समझाया कम ही है। हाँ ना, समझाया तो है बहुत सारे लोग, लेकिन कहीं मिल नहीं पाते। जैसे अभी अपना चैनल बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पा रहा, लेकिन जिस दिन मिलेगा ना, जिन लोगों तक बात पहुंचाएगी वो समझ जाएंगे कि नहीं यार सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। तो संवेग की यदि बात करें तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। अब ये संवेग क्या चीज़ है ना। और आवेग, इम्पल्स क्या होता है हमारा, आवेग जो होता है वो क्या होता है, बल इंटू समयांतराल। समयांतराल मतलब टाइम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस हो जाएगा हमारे लिए। डेल टी से लिख देते हैं इसको इंग्लिश में, डेल टी से। तो ये अपने को याद रखना है, बल इंटू समयांतराल होता है। अब संवेग को क्यों समझना गति के दूसरे नियम के लिए, गति के दूसरे नियम से हम लोगों को फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन मिलता है। तो संवेग क्या चीज है हमने को समझना है। भाई द्रव्यमान इंटू क्या होगा, वेग हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये वो जरा मुझे देना तो वहां से, ये जैसे छाड़ो, जाने दो, ये ले लो। ये जैसे ये बॉटल है दोस्तों, ये बॉटल है और उसके साथ में ये आपकी इंक, मार्कर की बॉटल जो है इंक है, इसमें पानी भरा हुआ मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वजन लग रहा मुझे। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको फेंकूँ, ये देखना ध्यान से, दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको फेंका सपोज करिए, तो ये बॉटल में बहुत ज़्यादा वजन है, और इसको यदि मैं यहाँ से फेंकूँ तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी है, आएगी भाई, वेलोसिटी आएगा, वेग आएगा, वेग में चलेगा ये। तो वेग जब चलेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, संवेग आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोई ना कोई मास है। मतलब ये बहुत भारी बॉटल लग रही है, अभी मैं उसको उठा रहा हूं तो, और ये हल्की बॉटल लग रही है, तो इसका कोई ना कोई मास है। मतलब मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, हर वो चीज जो स्थान घेरती है उसको हम लोग क्या, सॉरी वो क्या पदार्थ हो गया, पदार्थ की परिभाषा बता दी। मास और भार में मैं आपको अंतर बताऊंगा आगे जाके, अभी थोड़ी देर के लिए वजन मान के चलो, लेकिन बिल्कुल भी वजन नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये मास है, इसका कोई मास है, कम ही है मास इसका, पदार्थ की जो इसके अंदर मात्रा उसको ये मास बोलते हैं। तो ये मास है, इसको फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, इसमें वजन ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ। तो यही क्या हो गया, संवेग हो गया। संवेग क्या हो गया, अल्टीमेटली कितनी स्पीड से, वेग से कोई चीज आ रही है, वेग से कितनी स्पीड से कोई चीज वेग से आ रही है, कितनी वेग से कोई चीज आ रही है, वही हमारा क्या होता है, संवेग कहलाता है। कोई भी वस्तु आ रही है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का एक खिलाड़ी होता है, वो आपको गेंद मारता है और आप कैच करते हो तो पीछे की ओर ले जाते हो, तो वो किसके कारण होता है, गति के दूसरे नियम को फॉलो करने के कारण होता है। बताऊंगा कैसे, अभी तो इसको समझ लो। तो वो गेंद आई तो उसका कुछ मास है और कुछ वेग है। मास और वेग का जो द्रव्य गुणनफल है वही क्या कहलाता है, हमारा संवेग कहलाता है। अब ये संवेग आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, संवेग क्या होता है। आवेग क्या होता है, बल इंटू समयांतराल होता है। बल इंटू समयांतराल हमारा हो गया। अब ये बल क्या चीज है, जैसे कि मैंने अभी मान लो बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है, एकदम आवेग में आ जाते हैं। मैं इसको जनरल एग्जांपल देके समझाता हूं। किसी ने किसी को मार दिया अचानक ही, मान लो किसी ने किसी को गाली दे दी, सबसे सटीक एग्जांपल देखें
तो वो एकदम से आवेग में आएगा, बहुत तेज में आ जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे साथ में बुरा होता है, जैसे मेरे बारे में थोड़ा सा झूठ फैलाया गया तो मुझे भी एकदम गुस्सा आया कि मेरे पास तो समय है पढ़ाने के लिए, मैं ऐसा कब हुआ हमारे बीच में क्या मेरे पास समय नहीं है? ऐसा तो है ही नहीं कि समय नहीं है। तो एकदम मैं आवेग में आ गया था, एकदम बहुत तेज आवेग में आ गया थोड़ी समय के लिए। कोई भी चीज जब थोड़े समय के लिए कार्य करे उसी को हम आवेग कहते हैं। तो कोई भी चीज जब थोड़े समय के लिए काम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आवेग। जैसे कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता, मतलब बोलते हैं आवेग में आकर, कोई भी काम आवेग में आकर मत करिए, ऐसा बोला जाता है। मतलब कोई भी चीज थोड़े समय के लिए होती है तो हम उसको आवेग कहते हैं, और आवेग थोड़े समय के बाद में चले जाता है। और मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा धैर्य बना के रखा हूं कि ठीक है, आज नहीं कल आप लोगों तक बात पहुंचेगी, और ये आप लोगों को बात पता चल जाएगा कि समय के अभाव के कारण नहीं, किसी और चीज़ों की वजह से है। बस 2 टुक बात है, सिंपल सी, वैचारिक हमारे मिल नहीं रहे हमारे विचार, तो सिंपल इतना बोलना था बस, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना था। तो खैर ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवेग, मतलब क्षणिक टाइम के लिए होगा, तो ये हमारा आवेग हो जाएगा समय। अब आप बोलोगे सर आवेग और संवेग तो हमको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और हम लोगों को देखनी है कि भाई इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम में नापेंगे। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। आवेग के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। और इधर से समयांतराल की बात करें तो किलोग्राम हो गया, उसके बाद में ये सेकंड में आ गया। एक और कंफ्यूजन है भाई, ये आवेग का जो है क्या बोलते हैं, आवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही होगा ना। आवेग का मात्रक फोल्ड इनटू डेल टी। डेल टी आ रहा है दोस्तों, बताता हूँ डेल टी क्या है। डेल टी मतलब क्या होगा, कोई ना कोई चेंजेस होगा उसमें। डेल टी में चेंजेस होगा मतलब उसके वेग में परिवर्तन होगा। अचानक से मैं गुस्से में आया तो कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, तो मेरे वेग में परिवर्तन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसी का भी है, यही चीजें हैं, है ना। उसके बाद में यदि हम लोग इसको मापे तो न्यूटन सेकंड भी इसको बोल सकते हैं, और इसको भी न्यूटन सेकंड बोल सकते हैं, इसका SI मात्रक। यदि हम इसके विमी सूत्र की बात करें तो किलोग्राम के लिए हम m लिखते हैं, मीटर के लिए हम लोग L लिखते हैं, और सेकंड के लिए T लिखते हैं, लेकिन ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी बनेगा, mL T की पावर -1। ये हम लोगों को याद रखना है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना। संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण होता है और दिशा भी होती है। सदिश राशि है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है MPPSC वाला, और फैक्ट सारे प्रीलिम्स में आएंगे, और आप लोगों को NTPC वेंटीपीसी जितने भी दोगे, जेल प्रहरी वगैरह सब में काम आ जाएगा। ये आप लोगों का संवेग वगैरह सारी चीजें खत्म होती है। SI मात्रक क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से गति का दूसरा नियम क्या चीज है, तो दोस्तों थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। गति के दूसरे नियम के लिए हम लोग आगे से कहानी स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा कि गति का दूसरा नियम क्या होता है ना। गति के दूसरे नियम के लिए हम लोग इसी की क्लासेस कल रखते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा संवेग और आवेग रिवाइज हो जाए। कितना 25 मिनट के समथिंग हो गया, टाइम देखना जरा क्या हो रहा है ना। 25 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी देखो मेरे पास में, और मेरे को करना भी नहीं, एडिटिंग करना ही नहीं कि भाई टाइम ज़्यादा हो गया, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अपन ठीक है, अपना मोबाइल ठीक है, और अपन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी है और एग्जाम में आती है, क्योंकि मैं चीज़ों को पहले खोजा भी नहीं करता हूँ, निकालता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, उसी के बाद में मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग नए जुड़े हैं चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गति के दूसरे नियम के साथ। जय हिंद।